हाय एवरीवन, वेलकम टू माय ट्यूटर माय स्टडी IQ। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सैंपल पेपर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्लास। तो आईटी का जो क्वेश्चन पेपर है, कुछ क्वेश्चन पेपर बोर्ड का भी है और कुछ हमने ऐड किया हुआ। तो कुछ पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि इसका सबसे पहले सिलेबस क्या है, यानी ब्लूप्रिंट क्या होगा। उसके बाद इसके सारे क्वेश्चन आंसर हम लोग देखें। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जो आपका ब्लूप्रिंट है ये, उसमें कैसे क्वेश्चंस होंगे। तो क्लास 10th का ये ब्लूप्रिंट है आईटी सब्जेक्ट के लिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि टाइम अलॉटेड है, आपको 2 घंटे का टाइम दिया गया है और मैक्सिमम जो आपके पास मार्क्स है वो 50 नंबर का। पार्ट ए में से जो है हमारे पास एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, जो कि 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। अब इसमें देखते हैं कि इस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 की, जिसमें कम्युनिकेशन स्किल है और यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो आपको बिल्कुल टच नहीं करना, पढ़ना नहीं। सेकेंड जो चैप्टर है वो हमारा है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। यहाँ से जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क्स वाले, वो 2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन। उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप जो आएंगे वो हमारे पास 2 क्वेश्चन होंगे और टोटल जो क्वेश्चन होंगे यहाँ पे। थर्ड है आईसीटी स्किल, जिसमें हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे 2। उसके बाद शॉर्ट आंसर होगा 1। टोटल हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे। तो ये टोटल हमारे पास 3 हो जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद होता है हमारा 4 एंटरप्रेन्योरशिप स्किल, जिसमें एमसीक्यू के क्वेश्चन होंगे 2 और शॉर्ट के होंगे 2। तो टोटल हो जाएगा 4। ग्रीन स्किल से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, तो इसको बिल्कुल आपको टच नहीं करना, इसको आप छोड़ सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये 3 जो चैप्टर हैं, इसी से जो है क्वेश्चंस एनुअल एग्जाम्स में आ रहे हैं। तो टोटल क्वेश्चन आपके हो गए यहाँ पे MCQ 6 और ये हो गया हमारा 5। टोटल हो गया 11, है ना। और टोटल यहाँ पे मार्क्स गिवन है, टोटल मार्क्स आपके हो जाएंगे यहाँ पे। पार्ट बी की बात करते हैं हम लोग। पार्ट बी में क्या है, सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन, जो कि 40 नंबर के आएगा। जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यूनिट 1 जो है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के जो क्वेश्चन होंगे, इसमें MCQ जो क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होंगे 1 मार्क्स के, वो 6 क्वेश्चन आएंगे, है ना। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पीड से जो MCQ क्वेश्चन होंगे वो 6 आएंगे। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, डिजिटल यानी DBMS से जो है हमारे पास 6 क्वेश्चन होंगे MCQ। और एप्लीकेशन बेस यानी जो हमारा वेब एप्लीकेशन है यानी सिक्योरिटी से, इससे भी 6 क्वेश्चन आएंगे MCQ के। ओके, तो टोटल आपका 24 मार्क्स तो अब यहीं पे हो गया, सिर्फ और सिर्फ किससे, MCQ से। तो MCQ जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा जाएगा, MCQ टाइप के पूछा जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप में, जो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन से 1 मार्क्स और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट से जो है शॉर्ट वाले 2 क्वेश्चन आएंगे और DBMS से जो है शॉर्ट वाले हमारे पास आ जाएंगे क्वेश्चन 1 और वेब एंड एप्लीकेशन सिक्योरिटी से 2 क्वेश्चन होंगे। टोटल यहाँ पे जो क्वेश्चन होंगे शॉर्ट वाले वो 6 होंगे। उसके बाद अगर लॉन्ग वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन से जो है लॉन्ग में 1 क्वेश्चन आएगा, स्प्रेडशीट से 1 क्वेश्चन आएगा और DBMS से 2 क्वेश्चन आ जाएंगे और हमारा वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी से 1 क्वेश्चन। टोटल हो जाएगा 5। टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन है और यहाँ पे टोटल दिखा रहा है कि जो हमारे पास मैक्सिमम मार्क्स होंगे, ये बता दिया कि आपके 40 मार्क्स यहाँ से। अब देखते हैं कि हम लोग क्वेश्चन का पैटर्न कैसे होगा। ठीक है, कितने सेक्शन होंगे और कितने सेक्शन में कैसे कैसे क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहला चीज हम लोग देखते हैं, जनरल इंस्ट्रक्शंस पहले रीड कर लेते हैं। टाइम अलॉटेड है 2 आवर्स एंड मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे अलॉटेड है 50 मार्क्स। प्लीज रीड इंस्ट्रक्शन केयरफुली। आपको इंस्ट्रक्शन को, पहली बात की कोई भी पेपर मिले तो आप इंस्ट्रक्शन को आसानी से केयरफुली आपको रीड करना होता है ना। क्वेश्चन नंबर यानी पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट 21 क्वेश्चन, यानी 21 क्वेश्चन होगा पेपर में। 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए एंड सेक्शन। बोला है कि सेक्शन ए हैज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सेक्शन ए में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो ऑब्जेक्टिव होंगे। वेयर एज सेक्शन बी कंटेन सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको लिखना होगा। आउट ऑफ गिवन यानी कि 5 + 16 यानी 21। द कैंडिडेट हैज आंसर 5 + 10 यानी कि 15 क्वेश्चन इन अलॉटेड मैक्सिमम टाइम, यानी कि 2 घंटे के अंदर जो है आपको मैक्सिमम इतने क्वेश्चन को क्या करना है, अलॉट करना है। नेक्स्ट बोल रहा है कि ऑल क्वेश्चंस इन पर्टिकुलर सेक्शन मस्ट बी
अटेम्प्टेड इन करेक्ट ऑर्डर। बोल रहा है कि हर सेक्शन में कुछ दिया गया होगा नंबर ऑफ क्वेश्चन कि आपको उतने अटेम्प्ट करना है। जैसे अगर आपको बोला होगा कि 6 में से 5 अटेम्प्ट करना है तो आपको 5 ही करना, 6 नहीं करना। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो कि 24 मार्क्स के हैं, है ना। पॉइंट नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि दिस सेक्शन हैज अ 5 क्वेश्चन, यानी इसमें जो है 5 क्वेश्चंस हैं। मैक्सिमम अलॉटेड मार्क्स अलॉटेड मेंशन अगेंस्ट इस क्वेश्चन, यानी सारे क्वेश्चंस के आगे जो उसका दिया हुआ है देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता है तो आप तुक्का भी लगा सकते हैं। आप ब्लैंक छोड़ के आएंगे तो कोई मार्क्स मिलेगा। इनकेस अगर तुक्का लगाते आते हैं तो इसमें आपको इनकेस सही होता है तो मार्क्स मिलेगा। डू एज पर इंस्ट्रक्शन गिवन, यानी आपको वही करना है जैसे इंस्ट्रक्शन में बोला गया है। सेक्शन बी के में बोला गया है कि सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे और टोटल 26 मार्क्स के ये क्वेश्चन होंगे। ओके, दिस सेक्शन है 16 क्वेश्चन है, टोटल 16 क्वेश्चन होंगे। कैंडिडेट हैज 10 क्वेश्चन। डू एज पर इंस्ट्रक्शन, यानी जो इंस्ट्रक्शन में बोला गया आपको वही करना है। ठीक है, चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सेक्शन नंबर ए को हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास फर्स्ट है सेक्शन ए का, एनी 4 आउट ऑफ 6 क्वेश्चन, यानी कि ये जो क्वेश्चन 6 दिया हुआ है लेकिन इस 6 में से आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं, सिर्फ और सिर्फ 4 को अटेम्प्ट करना है। ओके, चलिए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग बोल सकते हैं कि इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड प्रोग्राम्स, collection of program that manage hardware resources, system services provide to the application programs, and D है all of the mentioned। मतलब इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा ये वाला सही हो जाएगा। क्यों कि ये सारे क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर डिफरेंसेस से रिलेटेड की बात करें तो ये तीनों ऊपर जो दिए गए हैं वो सभी क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात करते हैं। स्ट्रेस is identified as a condition in which a person is। स्ट्रेस को जो डिफाइन करने के लिए बोला गया है तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट यहाँ पे बोला गया है टेंस, वरीड, रिलैक्स एंड बोथ ए एंड बी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर दिस इज कॉल्ड अ डी। ठीक है, डी का मतलब कि अगर आप टेंशन में हैं या आप वरीड हैं, ठीक है, तब आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो कंडीशन स्ट्रेस बता देता है कि आप टेंशन में है, ठीक है, या स्ट्रेस में है। क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्वालिटी ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप, यानी अगर कोई एंटरप्रेन्योर है सक्सेसफुल तो उसकी कौन सी क्वालिटी जो है यहाँ पे करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए है दे आर कॉन्फिडेंट, दे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर एक्शन, they work hard, and D work all of the above। तो इसका जो ऑप्शन होगा दिस इज कॉल्ड ऑप्शन नंबर डी, यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टू रिमूव फाइल ऑफ टेम्पोररी फोल्डर वी टाइप रन डायलॉग बॉक्स आफ्टर प्रेसिंग विंडोज प्लस आर ऑन द कीबोर्ड, यानी कि अगर हमको टेम्पोररी फाइल को वाला फोल्डर ओपन करना है तो विंडोज प्लस आर करने के बाद हम यहाँ पे कौन सा जो है शॉर्टकट कीज यानी क्या वर्ड हम यहाँ पे लिखते हैं। तो उसके लिए वी हैव टू यूज %, टेम अगेन %। तो अगर किसी भी टेम्पोररी फाइल के फोल्डर को अगर ओपन करना हो तो हम लोग ये वाला ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो दिस इज करेक्ट। इसी तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है कि अगर आपको प्रीफेच के फोल्डर को अगर ओपन करना हो तो हम विंडोज प्लस आर करने के बाद, ठीक है, यानी विंडोज प्लस अगर जब हम आर करते हैं तो वहां पे क्या लिखते हैं, तो वहां पे हम अगर प्रीफेच लिख देंगे तो प्रीफेच वाला फोल्डर क्या होगा, ओपन हो जाता है और वहां पे हम उसकी फाइलों को डिलीट कर सकते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि व्हाट इज एम इन द स्मार्ट गोल सेटिंग मेथड। स्मार्ट गोल सेटिंग मेथड होता है, इसमें एम का जो है फुल फॉर्म पूछा है, तो एम का फुल फॉर्म होता है सी यानी कि मेजरेबल, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वालिटी ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, अगर कोई एंटरप्रेन्योर है जो सक्सेसफुल है तो उसकी क्वालिटी क्या होगी,
ठीक है, तो आप क्वालिटी यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो है इसकी क्वालिटी जो हो जाएगी, दिस इज कॉल्ड डी, यानी ऑल ऑफ द अबव। वो क्या होगा, दे कीप ट्राइंग न्यू आइडियाज, दे आर कॉन्फिडेंट एंड दे आर क्रिएटिव। तो ये तीनों क्वालिटी होने चाहिए एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के पास। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आंसर एनी 5 आउट ऑफ 6 क्वेश्चन, यानी कि 6 में से आपको सिर्फ 5 के ही आंसर देने हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर यहां पे फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप आर ओनली इनपुट डिवाइस। ऐसा कौन सा इसमें ग्रुप है जो सिर्फ और सिर्फ इनपुट डिवाइस को ही क्या करता है ये। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड ऑप्शन नंबर। अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे प्रिंटर आ जाएगा जो कि आउटपुट हो जाएगा, लाइट पेन तो ठीक है। यहाँ पे अगर बात करते हैं कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन, तो इनपुट हो गया, माउस, कीबोर्ड, ट्रैक बॉल, टच पैड, माइक्रोफोन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी एंड सी बोथ आर अ ग्रुप ऑफ इनपुट डिवाइस। क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं सेकेंड की, डैश मीन दैट क्वेरी आर क्राइटेरिया यू प्रोवाइड टू हाइड some data and display only required data। जैसे ये क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि query use criteria you to provide a hide some data and display only required data, यानी जो डेटा आपको रिक्वायर्ड होता है सिर्फ और सिर्फ वही आपको क्या करना होता है, देखना होता है। तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए वी हैव टू प्रोवाइड अ फिल्टर। उसमें हम फिल्टर प्रोवाइड करते हैं। जैसे अगर हमको मान लीजिए कि अगर जो स्टूडेंट जो है क्लास 10 से बिलोंग करते हैं, अगर 10 पे क्लिक कर देंगे तो 10 के सारे स्टूडेंट दिखेंगे। अगर हम 9th पे क्लिक कर दें तो 9th के सारे बच्चे डिस्प्ले हो जाएंगे। तो वही ये पूछ रहा है, तो वहां पे हम लोग फिल्टर इस्तेमाल करते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे एक ऑप्शन है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब कि अगर आपको किसी डेटा को सॉर्ट करना है असेंडिंग ऑर्डर में, A to Z के फॉर्म में या Z to A के फॉर्म में, तो हम फिल्टर कर सकते हैं, यानी सॉर्ट कर सकते हैं डेटा को यहां से। रिपोर्ट का मतलब ये होता है कि अगर कोई फॉर्म की बात कर लेते हैं, फॉर्म का मतलब कि कोई इनपुट डेटा अगर गैदर करना होता है देन वी हैव टू यूज फॉर्म। और वो जो डेटा गैदर करते हैं अगर उसका हमको आउटपुट देखना हो, रिजल्ट देखना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रिपोर्ट तैयार करते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं। टाइप्स के भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। क्वेश्चन हमें यहाँ पे थर्ड की अगर हम लोग बात करते हैं, थर्ड में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन इज नॉट अप्रोप्रिएट टू स्टोर डेटा अबाउट एबीसी बैंक कस्टमर। यानी बोल ये रहा है कि ऐसा कौन सा एप्लीकेशन इज नॉट अप्रोप्रिएट, एप्लीकेशन जो है अप्रोप्रिएट नहीं है जो कि एबीसी बैंक कस्टमर का डेटा को क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। तो देखिए हम अगर बात करते हैं बेस की तो ये ओपन कर लेगा, एक्सेस भी कर लेगा, एक्सेल भी कर लेगा, लेकिन राइटर नहीं कर पाएगा। जो राइटर है दिस इज कॉल्ड अ करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो है सी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक्सेल में हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो एक्सेल है इसमें हम टैबुलर फॉर्मेट में डेटा होता है, तो वहां पे हम किसी भी कस्टमर के अकाउंट्स की डिटेल्स को स्टोर कर सकते हैं। बेस जो होता है ये बिल्कुल हमारा एक्सेस की तरह होता है, तो इसमें भी हम टैबुलर फॉर्मेट में डेटा को स्टोर कर सकते हैं। और दूसरा हमारा एक्सेल होता है, यहाँ भी टैबुलर फॉर्मेट में डेटा होता है जो कि हम यहाँ पे किसी बैंक से रिलेटेड कोई कस्टमर का डेटा को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन ये राइटर में क्या होता है, राइटर में प्लेन टेक्स्ट होते हैं और इस प्लेन टेक्स्ट की लिमिटेशंस होती है कि देयर आर सर्टेन रो एंड कॉलम वी हैव टू जनरेटेड इन ओपन ऑफिस राइटर, ठीक है। एंड तो मैक्सिमम आप 10-24 कॉलम ही जनरेट कर पाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया आ जाती है। और इसी तरह से कुछ क्राइटेरिया होती है राइटर में कि आप इतने जो है 255 या 256 के अराउंड में आप रो भी इंसर्ट कर सकते हैं, सॉरी रो आप इतना कर सकते हैं, कॉलम आप 256 कर सकते हैं। तो ये क्राइटेरिया के अंदर ही आप वर्क कर सकते हैं। तो इसलिए पॉसिबल नहीं होता है राइटर में हम किसी भी बैंक के कस्टमर के डेटा को स्टोर कर पाए। क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि व्हेन यू ओपन अ न्यू वर्कशीट by default it a sheet name dash which is managed using tab the button of the spreadsheet। यानी पूछ ये रहा है कि जब कोई आप नया स्प्रेडशीट ओपन करते हैं तो एक सीट होती है, उस सीट का नाम क्या होता है ये पूछ रहा है। तो उस सीट का जो नाम होता है दिस इज कॉल्ड अ सीट 1,
अगर आप बाय डिफॉल्ट कोई अगर ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं स्प्रेडशीट में, तो नॉर्मली बाय डिफॉल्ट सीट 1 एक्टिव होता है। इसके अलावा बाय डिफॉल्ट आपके सामने जो है सीट नंबर 2, सीट नंबर 3, ऐसे जो है 3 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। अनटाइल्ड क्या होता है? अनटाइल्ड जब हम ओपन करते हैं स्प्रेडशीट की फाइल को या राइटर की फाइल को, तो उसका बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट का नेम होता है अनटाइल्ड 1। या नोट पैटर्न भी अगर आप ओपन करते हैं तो ये उसका बाय डिफॉल्ट नेम होता है। जब आप नाम को उसको सेव करते हैं देन इट कन्वर्टेड इनटू द। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 5th की बात कर लेते हैं। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसर डैश ऑप्शन इज सेलेक्टेड फॉर स्किल्ड रिसाइजिंग एन इमेज। इमेज को अगर रिसाइज करना हो तो हम लोग कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं? ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा तो हो जाएगा इमेज साइज। इमेज साइज एक ऑप्शन है जहां से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी इमेज के स्केल को रिसाइज यानी चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5th की बात करते हैं, तो 6 की बात करते हैं। मल्टीपल कॉपी ऑफ द फाइल कैन बी लीड। मल्टीपल कॉपी है फाइल की, ठीक है, तो उसको हम लोग एक्सेल के टर्म्स में क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग एक्सेल के जो टर्म्स में बोला जाता है डेटा रिडंडेंसी। अगर आपके डेटाबेस में एक फाइल की मल्टीपल फाइल है तो उसको बोला जाता है डेटा रिडंडेंसी, जिसका मतलब होता है डेटा डुप्लीकेसी। डेटा डुप्लीकेसी, ठीक है, यानी डेटा डुप्लीकेसी होती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही। उसी तरह से अगर हम लोग बात करते हैं डेटा इनकॉन्सिस्टेंसी, का मतलब होता है कि आपके डेटाबेस में एक नाम की मल्टीपल फाइल है। ठीक है, तो एक नाम की मल्टीपल फाइल है, अगर आपको किसी एक फाइल के अंदर कुछ डेटा अपडेट करना है तो आप सिर्फ और सिर्फ एक ही फाइल को अगर आप ओपन किए हो तो एक ही फाइल में चेंजेस कर पाओगे, बाकी जो रेस्ट ऑफ फाइलें होंगी उसके अंदर डेटा अपडेट नहीं होगा। तो उसको बोला जाता है इनकंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि हमारे डेटाबेस में, ठीक है, मल्टीपल्स फाइल नहीं है, एक ही फाइल है और उस एक फाइल में जो भी हमको अपडेट एडिटिंग करनी है वो हम सब एक ही फाइल में करते हैं। फॉरेन की का मतलब ये हमारा कीज है। कीज का मतलब है, इसको बोल सकते हैं कि ये एक की है। कीज का मतलब बोल सकते हैं कि जिसमें हर एक टेबल्स के डेटा को जो है यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाता है। लेकिन फॉरेन की हम लोग उसको बोलते हैं जहाँ पे दो टेबल्स की प्राइमरी की आपस में जब मैच करती है तो फर्स्ट टेबल की प्राइमरी की क्या हो जाती है, फॉरेन की हो जाती है। सॉरी, सेकंड टेबल की प्राइमरी की फॉरेन की में कन्वर्ट हो जाती है। तो दिस इज कॉल्ड अ फॉरेन कीज। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, आंसर एनी 5 आउट ऑफ 6, यानी कि 6 में से आपको 5 का आंसर देना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे फर्स्ट है, इट इज reference point the graphics which is created while positioning any image. This point could be the page of frame where the object is either a paragraph or even characters in word processing. यानी कि ये पूछ रहा है कि ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर आपके पास कोई एक इमेज है, मान लीजिए अगर आपका पेज है, तो इस पेज में आपके सामने क्या है, बीच में एक ऑब्जेक्ट है। ये बोल रहा है कि बीच में एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है, तो और उसके आसपास कुछ टेक्स्ट दिए गए हैं। तो उस पर्टिकुलर वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उस पर्टिकुलर वर्ड को जो है हम लोग बोलते हैं एंकरिंग। एंकरिंग का मतलब हो गया कि ऐसे हमारा टेक्स्ट होता है, उसके आसपास जो ऑब्जेक्ट के आसपास के जो टेक्स्ट होते हैं और वहां से जो छोटे छोटे जो पॉइंट्स नहीं होते जिससे हम उसको रिसाइज करते हैं पर्टिकुलर ब्लॉक या इमेज को। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट बनता है, यहाँ पे पॉइंट बनता है, यहाँ बनता है, तो इसको रिसाइजिंग के लिए जो हम लोग वो यूज करते हैं, दिस इज कॉल्ड अ एंकरिंग। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, आइडेंटिफाई the property which help to set the number of characters in a text varchar field in a table in DBMS। यानी ये पूछ रहा है कि number of characters in the text varchar type field of database tables। यानी पूछ रहा है कि जो हमारा varchar होता है उसमें मैक्सिमम जो है कैरेक्टर्स के बारे में पूछ रहा है कि varchar में हम क्या कैरेक्टर्स फील्ड में स्टोर कर सकते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है varchar की, इसमें हम लोग नंबर्स के साथ साथ जो है टेक्स्ट भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कैर है तो कैर की जो लिमिट होती है सिर्फ और सिर्फ 255 कैरेक्टर ही स्टोर कर सकता है। लेकिन अगर varchar है तो इसमें हम लोग 65,536 जो है ये लिमिट होती है varchar की। ओके, तो अभी क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है कि उसकी लेंथ क्या होगी, यानी कि जो उसकी साइज
की बात कर रहा है तो साइज यानी उसकी लेंथ, यानी जो भी उसकी बाय डिफॉल्ट लेंथ होगी उस पे जो है वो चला जाएगा। जैसे अगर उसकी आप लेंथ सेट करते हैं कि अगर आप किसी का नाम मान लीजिए कि अगर है 20 डिजिट का, तो अगर आप लेंथ 20 सेट कर देंगे तो मैक्सिमम जो उस फील्ड के अंदर वैल्यू होगी वही सिर्फ सेट हो जाएगी। मतलब 20 डिजिट है, अगर फील्ड का नाम सपोज दैट हमने यहाँ पे दे दिया नेम, और नेम में हमने क्या सेट किया वायरकर, तो इसकी लिमिट हमने दिया है वायरकर में 20। तो अगर किसी का नाम 20 डिजिट लॉन्ग होगा तो वो सपोर्ट कर लेगा, अगर 20 से ऊपर होगा तो सपोर्ट नहीं करेगा, एरर मैसेज आ जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड करेक्ट आंसर। थर्ड की अगर हम लोग बात करते हैं तो थर्ड में ये पूछ रहा है कि डैश डिजाइन टू हेल्प यूजर टू ऑडिटोरियल इम्प्रिंटर्स। तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है इसका जो आंसर होगा दिस इज कॉल्ड अ साउंड सैनिटरी। ये क्वेश्चन है और इसका जो है ये करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 4 की, स्टेट वेदर ट्रू या फॉल्स। आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। इट इज नॉट पॉसिबल टू क्रिएट डिफॉल्ट टेम्पलेट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? तो दिस इज कॉल्ड अ फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की बात करते हैं हम लोग। तो 5 में ये बोल रहा है कि रिव्यूज एंड ऑथर कैन ऐड देयर to explain the changes in the cell of spreadsheet। क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क का बोल रहा है कि ये चीजें हम लोग कर सकते हैं, बट ये कहाँ पे हो सकता है? वी हैव टू यूज कमेंट ऑप्शन। तो कमेंट वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरी बात है आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि स्प्रेडशीट क्या है। स्प्रेडशीट का मतलब इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट जिसमें टेबुलर फॉर्मेट में ग्राइड व्यू बने होते हैं रो एंड कॉलम्स के, उसको हम लोग स्प्रेडशीट बोलते हैं। अब स्प्रेडशीट में बहुत सारी चीजें आपको एलिमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए कि हम लोग कॉलम किसको बोलते हैं, कॉलम के बाद रो किसको बोलते हैं, टोटल कितनी रो होती हैं, सेल क्या होता है, ठीक है, रेफरेंसेस क्या होते हैं। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। माइक्रो होता है, माइक्रो का वर्क ये होता है कि अगर आपने एक टेबल बनाया और उस टेबल को आप बार बार एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है, ताकि आपकी ये सारी फॉर्मेटिंग बच जाए, बाकी आपको डेटा ही सिर्फ चेंज करना पड़े। तो उसके लिए अगर माइक्रो में हम उसको अगर रिकॉर्ड कर देते हैं तो बाद में कभी भी यूज करना होता है तो डायरेक्ट हम इसको माइक्रो को कॉल कर देंगे तो डायरेक्ट ये सब कुछ हमको बना के दे देगा। बनाने में हमको टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अगर इसकी डेटा को चेंज करना है तो हमको मैनुअली 1 by 1 चेंज करना पड़ेगा। दूसरी चीज यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है हाइपरलिंक का मतलब ये है कि जो हम HTML के थ्रू पेज बनाते हैं तो वहां पे हाइपरलिंक होता है। तो हाइपरलिंक का बाय डिफॉल्ट कलर मैक्सिमम पूछ लेता है क्वेश्चन में, तो बाय डिफॉल्ट कलर ब्लू होता है। अगर आपको पेन ऑफिस राइटर में क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ हाइपरलिंक, तो वो हमारा Ctrl+K हो जाएगा, ठीक है। और डिफॉल्ट कलर इसका क्या होता है? ब्लू होता है हाइपरलिंक का। क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 6 की। इन कायल आर्गुमेंट पास टू अ माइक्रो फ्रॉम कायल आर ऑलवेज। तो 6 में ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी, यानी बोथ। बोथ का मतलब ए एंड बी, यानी कि सेल रेफरेंसिंग भी बोल सकते हैं और वैल्यूज भी हो सकती है जो हम पास कर सकते हैं एज अ आर्गुमेंट के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 4 की। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन 4 है उसको हम लोग देखते हैं क्या है। आंसर 5 आउट ऑफ। तो फर्स्ट यहाँ पे देखते हैं आइडेंटिफाई द वेबसाइट दैट ऑफर ऑफलाइन ब्लॉग सर्विसेज फॉर द फ्री। यानी ऑफलाइन ब्लॉग की सर्विसेज ऐसी कौन साइट है जो फ्री में प्रोवाइड करती है? तो दिस इज कॉल्ड ऑप्शन नंबर डी, यानी बोथ। बोथ का मतलब हो गया ए एंड बी, यानी ये जो ब्लॉग डेस्क और क्यूमा ये 2 वेबसाइट है जहां से आप ऑफलाइन ब्लॉग को आप क्या कर सकते हैं? क्रिएट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है जॉन हैज रिटन अ बुक containing 15 chapters. He wanted to make the index of the book. Suggest him option to create index automatically in word processing. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा तो इजी है, टेबल ऑफ कंटेंट ऑप्शन का हम यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम लोग बात करते हैं, द लेंथ ऑफ द फील्ड वैल्यू ऑफ टेक्स्ट डाटा टाइप डैश कैरेक्टर्स बाय डिफॉल्ट इन DBMS। यानी पूछ रहा है कि जो लेंथ होती है फील्ड वैल्यू में, ठीक है, तो पूछ रहा है कि डाटा टाइप डैश कैरेक्टर्स इज बाय डिफॉल्ट इन RDBMS। तो उसकी जो बाय डिफॉल्ट लेंथ होती है तो वो हमारी लेंथ होती है बाय डिफॉल्ट 50, यानी इससे बड़ा जो है आप नाम नहीं दे सकते। अगर करना हो तो आप उसको रीचेंज करना पड़ेगा, यानी वैल्यू को अपडेट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 4 की, द हेल्थ लाइफस्टाइल हेल्प टू कीप एंड इम्प्रूव पीपल हेल्थ एंड वेलनेस, इट इज डज नॉट इंक्लूड।
ठीक है, उसमें इंक्लूड नहीं होता है, तो उसमें इंक्लूड होता है हमारा लेस स्लीपिंग। बाकी सारी चीज इंक्लूड है, लेकिन कम सोना उसके अंदर इंक्लूड नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। इन स्प्रेडशीट यूजिंग क्रिएट हाइपरलिंक टू द वेब HTTP एंड टेलनेट, क्लिक डैश आइकन टू अवेलेबल हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका जो आंसर नंबर हो जाएगा दिस इज कॉल्ड इंटरनेट। जैसे अगर आप कोई HTTP की अगर बात कर रहे हैं, वहां पे अगर हाइपरलिंक या टेलनेट की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होगी। किसी भी हाइपरलिंक को अगर आपको एक्सेस करना है, ठीक है, या यूज करना हुआ, तो अगर नेट नहीं होगा तो आप उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की हम लोग बात करते हैं। हाँ, दूसरा यहाँ पे और भी जान सकते हैं कि ब्राउजर क्या होता है। जैसे ब्राउजर के नाम आपको पता होना चाहिए। तो ब्राउजर जैसे आपका गूगल हो गया, ठीक है, गूगल, क्रोम, उसके बाद फायरफॉक्स, यूसी, ठीक है, सफारी, ये बहुत सारे ब्राउजर्स के आपको नाम पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग बात कर लेते हैं 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 में ये पूछ रहा है कि डैश refers to a cell range. The cell on the worksheet can be used to find the value of data you want to formula to calculate. यानी पूछ रहा है कि जो सेल रेंज को जो है डिफाइन करता है और कैन बी यूज टू फाइंड द वैल्यू डेटा दैट यू वांट टू फार्मूला टू कैलकुलेट। तो इसका जो ऑप्शन है द क्वेश्चन नंबर 6 का, वो हो जाएगा हमारा सेल रेफरेंस। यानी कि अगर किसी भी वैल्यू को अगर आपको मान लीजिए कोई फार्मूला परफॉर्म करना है, ठीक है, या उसको ऐड करना हुआ या कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो उसमें हम लोग सेल रेफरेंसिंग का इस्तेमाल कर लेते हैं। सेल रेफरेंसिंग मतलब ये होता है कि जैसे हमने यहाँ पे लिखा इक्वल साइन और सम, और ब्रैकेट में हमने यहाँ पे दे दिया उसका सेल एड्रेस यानी A1:A10। तो ये जो सेल रेफरेंसिंग है A1:A10, तो दिस इज कॉल्ड अ सेल रेफरेंस। इसको हम लोग सेल रेफरेंस बोलते हैं। अब सेल रेफरेंस की अगर हम लोग बात करते हैं, तो सेल रेफरेंस बेसिकली जो है 3 टाइप्स के सेल रेफरेंस होते हैं। पहला हमारा होता है रिलेटिव सेल रेफरेंस, उसके बाद होता है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, और थर्ड होता है मिक्स सेल रेफरेंस। चलिए नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन देखते हैं। आंसर 5 आउट ऑफ 6। पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द मोड वेयर वी कैन मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। यानी कि किसी भी टेबल के अगर स्ट्रक्चर को अगर मॉडिफाई करना हो तो हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, तो वी हैव टू यूज डिजाइन व्यू। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं सेकेंड। BSNL का फुल फॉर्म पूछ रहा है, ठीक है, तो BSNL का फुल फॉर्म हो जाएगा विदेश संचार निगम लिमिटेड। भारत संचार निगम लिमिटेड होगा, ठीक है, तो भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बी वाला यहाँ पे बिल्कुल आंसर भारत संचार निगम लिमिटेड, यानी ये सी वाला भारत संचार निगम लिमिटेड। यहाँ पे समाचार था तो ये नहीं होगा, संचार, ये इस चीज में आपको ध्यान से देखना होता है। तो ये वाला जो आंसर यहाँ पे करेक्ट है ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम लोग बात करते हैं, तो 3 में पूछ रहा है कि डैश फंक्शंस टेक अ क्वेरी, टेक अ सीरियल ऑफ वर्कशीट और वर्कबुक एंड समराइज इनटू द सिंगल वर्कशीट कैन बी अपडेट इजिली। तो अपडेट इजिली के लिए बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी हो जाएगा, क्योंकि डेटा कंसोलिडेशंस के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए 2 टेबल के अंदर डेटा है तो उसको हम लोग इजिली समराइज कर सकते हैं, ठीक है, कंसोलिडेट फीचर्स के थ्रू। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 4 डैश डाटा स्टोर इन सिंगल टेबल विच सुटेबल टू स्टोर लेस अमाउंट ऑफ डेटा। यानी क्या पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा डेटा है सिंगल टेबल्स विच कैन सुटेबल फॉर द लेस अमाउंट ऑफ, जो हमारा कम अमाउंट में डेटा को जो है स्टोर कर देता है। तो वो है हमारे पास दिस इज कॉल्ड अ फ्लैट फाइल। फ्लैट फाइल के अंदर जो हमारा लेस अमाउंट में डेटा क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इन वर्ड प्रोसेसिंग बाय डिफॉल्ट इवेल्युएटेड डैश लेवल ऑफ हेडिंग्स इट कैन बी बिल्ड द टेबल कंटेंट। यानी टेबल ऑफ कंटेंट में जो है कितने लेबल्स होते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो टेबल ऑफ कंटेंट में क्वेश्चन होंगे दिस इज कॉल्ड 3 उसके अंदर लेबल्स होते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एंड क्वेश्चंस ये है डैश इन नेटवर्क ऑल द कंप्यूटर हैव इक्वल स्टेटस एंड ईच टर्मिनल हैज इक्वली कंपोनेंट ऑफ CPU। ठीक है, यानी टर्मिनल की बात कर रहा है कि ऑल द नेटवर्क्स
कंप्यूटर हैव इक्वल स्टेटस एंड वो लाइक टर्मिनल हैज इक्वल कंपोनेंट ऑफ द सीपीयू, तो वो हमारा हो जाएगा ये क्लाइंट एंड सॉरी क्वेश्चन नंबर जो है 6 का हमारा हो जाएगा ये P2P यानी पॉइंट टू पॉइंट हो जाएगा। सॉरी, ये पॉइंट टू पॉइंट वाला ऑप्शन जो यहाँ पे बिल्कुल सही है। और टेबल ऑफ कंटेंट की हम लोग बात करते हैं तो 3 भी होते हैं, लेकिन कुछ वर्जन्स की हम लोग बात करते हैं तो 10 भी होते हैं। तो ये दोनों दोनों में से कोई भी अगर आपने किया होगा तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सेक्शन नंबर बी देखते हैं हम लोग। तो सेक्शन नंबर बी में है कुछ सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस। तो इसमें क्वेश्चन में बोला गया कि आंसर एनी 3 गिवन 5 क्वेश्चन, यानी 5 में से जो है 3 को आपको आंसर करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या है। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये मैक्सिमम टाइम एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो जो वर्क इंडिपेंडेंटली का मतलब है कि आप फ्री होकर के, जैसे अगर आप अकेले हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो आप कैसे वर्क करेंगे, तो उसका एडवांटेज पूछा है। तो फर्स्ट एडवांटेज हो जाएगा इंश्योर ग्रेट लर्नर्स, मतलब कि अगर आप इंडिपेंडेंटली वर्क तभी कर पाएंगे जब आप एक ग्रेट लर्नर होंगे, आप अच्छी तरीके से किसी भी चीज को सीखने की जो है क्यूरियोसिटी रखते हैं। सेकेंड पॉइंट है कि इंडिविजुअल फील मोर एम्पावर्ड एंड रिस्पॉन्सिबल। अगर आप इंडिविजुअल काम करते हैं तो आप क्या फील करेंगे, मोर रिस्पॉन्सिबल्स एंड एम्पावर्ड। थर्ड पॉइंट है कि इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज डिफाइन वर्क आवर्स एंड वर्किंग मैकेनिज्म। अगर आप इंडिविजुअली वर्क करते हैं तो पहली बात कि आप टाइम को लेकर के फ्लेक्सिबल होंगे कि आपको किस टाइम पे काम करना है, ठीक है, और कितने घंटे काम करना है, इसके लिए आप फ्लेक्सिबल रहेंगे। जो टाइम जो घंटे आप डिफाइन करना चाहते हैं वो चीजें आप कर सकते हैं इंडिविजुअली। फोर्थ पॉइंट है कि फेलियर एंड सक्सेस of the task assigned are counted by the individuals। अगर इन केस अगर आप अपने बिजनेस में या ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप सक्सेस होते हैं तो आप खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे, या सक्सेस होते हैं तो उस केस में भी आप ही रिस्पॉन्सिबल होंगे, आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है कि इंडिविजुअल बिकम्स एसेट्स। आप किसी भी कंपनी के लिए आप इंडिविजुअली क्या है, एसेट्स हैं टू ऑर्गेनाइजेशंस ग्रुप एंड नेशन एट लार्ज। अगर आप किसी भी कंपनी या नेशंस के लिए अगर आप इंडिविजुअली वर्क करते हैं तो आप उसका क्रेडिट आप इंडिविजुअली को भी मिल सकता है। इट्स इंश्योर क्रिएटिविटी एंड सेटिस्फैक्शन एमंग द इंडिविजुअल्स। तो अगर आपको सक्सेसफुल अगर आप हो जाते हैं तो आप उसका क्रेडिट आप इंडिविजुअल को दे सकते हैं, या फेल होते हैं तो उसका क्रेडिट आपको ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है नेम द स्ट्रेस कॉज एजेंट। जो स्ट्रेस के कॉज है उसके बारे में आपको कुछ बताना है। तो सबसे पहला आपका कॉज हो जाएगा मेंटल, फिजिकल, सोशल एंड फाइनेंशियल। ये कुछ जो है स्ट्रेस के कॉज है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट डू यू मीन बाय द डिस्क डिफ्रैगमेंट। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके जगह पे 2 और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिस्क क्लीनअप, एक डिस्क क्लीनअप पूछा जाता है और एक डिस्क डिफ्रैगमेंट पूछा जाता है, और एक पूछा जाता है डिस्क शेड्यूलिंग। तो ये 3 क्वेश्चन नॉर्मली यहां से पूछा जाता है। तो इसका जो मतलब है डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन का, डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन रिमूव ऑल अननेसेसरी इंफॉर्मेशंस, यानी जो भी हमारे डिस्क के अंदर अननेसेसरी इंफॉर्मेशंस होती है जो हमारे सिस्टम को स्लो डाउन कर देती है, ठीक है, तो उसको एक क्या कर देता है, क्लीन कर देता है। इट शुड बी डन एट द रेगुलर इंटरवल विच हेल्प डिस्क स्पेस टू बी एंड ऑप्टिमल लेवल्स। यानी जितने भी अनयूजफुल इंफॉर्मेशन होती है हमारे डिस्क के अंदर या गार्बेज फाइलें होती हैं उनको ये क्लीन कर देता है, और क्लीन होने के बाद जो पीसी की परफॉर्मेंस होती है वो थोड़ा इंप्रूव हो जाती है। क्वेश्चन नंबर हम 9 की बात करते हैं। एक्सप्लेन एनी 2 मैथ एंड अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। यानी जो भ्रम होता है एंटरप्रेन्योरशिप का, वो उसके बारे में आपको 2 जो है पॉइंट देने हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पे हो जाता है कि द मिसकंसेप्ट इज दैट एवरी बिजनेस आइडिया नीड टू बी यूनिक एंड स्पेशल। अगर आप एक बिजनेसमैन है तो आपके बारे में ये चीजें पॉइंट होना चाहिए कि अगर आप कोई बिजनेस चला रहा है तो आपका बिजनेस क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, यूनिक आइडिया होना चाहिए, स्पेशल होना चाहिए, तभी बिजनेस के जितने भी कस्टमर होंगे वो आपको अट्रैक्ट करेंगे। तो ऐसा कोई
केस नहीं है। इन केस अगर आप कोई सिंपल बिजनेस भी स्टार्ट करते हैं, सपोज दैट अगर आप चाय का बिजनेस स्टार्ट करते हैं लेकिन आपके आसपास वाले बहुत सारे चाय वाले हैं, तो उसमें कोई यूनिकनेस की जरूरत नहीं है। अगर आप चाय अच्छा बना लेते हैं, ठीक है, इफेक्टिव तरीके से बनाते हैं, तो आपके कस्टमर अट्रैक्ट करेंगे और आपका बिजनेस रन हो जाएगा। तो वही ये पॉइंट की बात बोल रहा है। पॉइंट नंबर सेकेंड में ये बोल रहा है कि द मिसकंसेप्ट वी हैव टू अ पर्सन नीड ए लॉट्स ऑफ मनी टू स्टार्ट बिजनेस। यानी दूसरा लोगों को भ्रम ये होता है कि अगर आपको कोई इंटरप्रेन्योरशिप करना है, कोई बिजनेस छोटा स्टार्ट करना है, तो आपके लिए बहुत सारा पैसा होने की जरूरत नहीं है। आप लिमिटेड अमाउंट से भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, पॉइंट नंबर थर्ड यहाँ पे है कि मिसकंसेप्ट वी हैव टू ओनली अ पर्सन हैविंग अ बिग बिजनेस इन और एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ ऐसा नहीं है कि आप बिजनेसमैन हो या बड़े आप एंटरप्रेन्योर हो। आप कोई छोटे बिजनेस से भी रिलेटेड हो सकते हैं या कोई आप इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और उसको सक्सेसफुली रन करा सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 में बोला गया है कि मिसकंसेप्ट वी हैव इज दैट एंटरप्रेन्योर और बॉर्न और नॉट। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप बचपन से ही जो है एंटरप्रेन्योरशिप हैं या आप बिजनेस ये बनना चाहते हैं तभी आप ये बिजनेस कर सकते हैं, ऐसा कुछ केस नहीं है। यहाँ पे वही बोला है कि अ एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु डज व्हाटएवर टू मेक बिजनेस सक्सेसफुल। यानी कि जो भी आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं आप किसी भी कंडीशन में स्टार्ट कर सकते हैं। ये मैटर नहीं करता है कि आप उसी पर्टिकुलर फैमिली से बिलोंग करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप फैमिली से या बिजनेसमैन फैमिली से, ऐसा कोई केस नहीं है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 की बात करते हैं। राइट एनी 4 रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर। यानी कि एंटरप्रेन्योर के जो है 4 रोल बताने हैं। तो पहला रोल हो जाएगा कोऑर्डिनेटिंग का रोल, यानी कि आपको कोऑर्डिनेशन आना चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले कि आपके अंदर स्किल होनी चाहिए कि हाउ टू कोऑर्डिनेट बिटवीन एम्प्लॉय एंड कस्टमर्स एंड बिजनेस। दूसरी चीज है कि एजेंट रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास होना चाहिए। इनोवेटर रोल होना चाहिए, आप नए नए आइडिया आपको आने चाहिए। रिस्क एज्यूम्पशन होने, रिस्क को कैसे आप मैनेज करेंगे इसका रोल होना चाहिए। इनइमिटेशंस रोल होना चाहिए। कैपिटल इंफॉर्मेशन रोल, यानी कैसे आप पूंजी लगाएंगे उसके बारे में होना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट गारंटी रोल होना चाहिए, यानी कि आप कोई अगर एम्प्लॉय को हायर करते हैं तो उसके रूल्स के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन में है कि आंसर 4 आउट ऑफ 6, यानी 6 में से आपको 4 का आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है स्टेट एनी 2 पर्पस ऑफ यूजिंग टेम्पलेट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। यानी वर्ड में आपको टेम्पलेट इस्तेमाल करना है तो उसका कोई 2 पर्पज आपको बताना है। तो फर्स्ट यहाँ पे है कि द पर्पज ऑफ यूजिंग टेम्पलेट इज टू सेव टाइम। सबसे बड़ी चीज कि अगर टेम्पलेट इस्तेमाल करते हैं तो आपका टाइम बच जाता है। It is a predefined document you can use to create document quickly without having to think about the formatting। यानी जब आप टेम्पलेट इस्तेमाल करते हैं तो आप बहुत सारी चीजें फॉर्मेटिंग से बच जाते हैं, वो पूरा का पूरा टाइम आपका सेव हो जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 की बात कर लेते हैं। मेंशन एनी 2 ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म्ड यूजिंग द माइक्रो इन स्प्रेडशीट। ठीक है, पूछ रहा है कि आपको कोई 2 ऑपरेशन बताने हैं, किसके? परफॉर्मिंग माइक्रो के। तो सबसे पहला हो जाएगा परफॉर्मिंग माइक्रो हैज डिफरेंट ऑपरेशंस इन स्प्रेडशीट। फर्स्ट क्या है? फॉर्मेटिंग सेटिंग टू अप्लाई रिपीटेडली इन स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट में नॉर्मली क्या होता है कि जब हम लोग फॉर्मेटिंग जब अप्लाई करते हैं तो आप फॉर्मेटिंग को बार बार जो है आपको अप्लाई ना करना पड़े, तो उसके लिए वी हैव टू यूज माइक्रो। दूसरी चीज है सोर्टिंग डेटा, डेटा को सोर्ट करना होता है तो उस केस में हम लोग माइक्रो का इस्तेमाल कर सकते हैं। अप्लाइंग एनी मैथमेटिकल फार्मूला फंक्शंस, कोई भी अगर मैथमेटिकल फार्मूला लगाना है तो उस केस में भी माइक्रो का इस्तेमाल आप इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं हम लोग। व्हाट डू यू मीन बाय हाइपरलिंक इन स्प्रेडशीट? गिव 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइपरलिंक दैट कैन बी यूज इन स्प्रेडशीट। यानी आपको ये बताना है कि हाइपरलिंक का मतलब क्या है स्प्रेडशीट में और कितने अलग अलग टाइप के हाइपरलिंक होते हैं। तो पूछ रहा है कि हाइपरलिंक कैन बी यूज टू कैल टू जंप, यानी बोल रहा है कि अगर हाइपरलिंक का इस्तेमाल हम लोग इससे करते हैं ताकि यहां से जंप करके पर्टिकुलर दूसरे लोकेशन पे हमको पहुंचना है, देन वी हैव टू यूज हाइपरलिंक ऑफ स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट कैन बी लीड टू अदर पार्ट ऑफ द करंट फाइल एंड डिफरेंट फाइल्स। इट कैन बी स्टोर विद इन अ फाइल, यानी कि आप किसी एक दूसरे फाइल का जो है लिंक कर सकते हैं यहाँ पे
और जो उसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में स्टोर हो। फाइल आइदर अ रिलेटिव और एब्सोल्यूट हाइपरलिंक, दो तरीके की हाइपरलिंक होती है, एक होती है रिलेटिव और एक होती है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 की बात करते हैं। क्वेश्चन 40 में लिस्ट द न्यूमेरिक एंड अल्फा न्यूमेरिक डाटा टाइप इन ओपन ऑफिस बेस। आपको इसके बारे में बताना है कि न्यूमेरिक एंड अल्फा न्यूमेरिक डाटा टाइप क्या होता है। तो न्यूमेरिक डाटा टाइप्स आर द टीनी, स्मॉल, इंटीजर, बिग इंटर, डेसिमल, रियल, फ्लोट, डबल एंड बुलियन। ये हमारे कुछ न्यूमेरिक डाटा टाइप होते हैं ओपन ऑफिस बेस के अंदर। अल्फा न्यूमेरिक डाटा टाइप का मतलब होता है कैर होता है जो कि फिक्स होता है, वायर कैर, इग्नोर केस एंड लॉन्ग वायर कैर एंड मेमो। तो ये कुछ कैरेक्टर्स के डाटा टाइप होते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 50 की हम लोग बात करते हैं। डिफरेंस टाइप्स ऑफ फिल्टर कीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिल्टर कीज, टॉगल कीज इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। तो ये पूछ रहा है कि फिल्टर कीज इज अ एक्सेसिबल फंक्शन दैट टेल कीबोर्ड टू इग्नोर ब्रीफ और रिपीटेड स्ट्रोक, मेकिंग टाइप इजियर पीपल्स विद द हैंड एंड रिमोट्स। यानी टॉगल एक की होती है जिसमें क्या होता है कि कोई भी चीजें अगर आप टाइप करना चाहते हैं तो वो जो भी आप क्लिक करते हैं या टाइप करते हैं तो वो चीजें उसको प्रोनाउंस कर देता है। टॉगल इज एक्सेसिबल फंक्शंस व्हिच इज पीपल हैव टू बी विजन इम्प्रूवमेंट एंड कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, यानी जिसके पास थोड़ा सा, जिनको बेसिकली देखने की प्रॉब्लम आती है तो उनके लिए फीचर बेसिकली यूनिक होता है। क्योंकि जी आप टेक्स्ट पे अगर आप क्लिक करो तो आपको पता नहीं चलता ना कि कहाँ पे उस ऑप्शन का नाम क्या है, तो वो उस चीज को प्रोनाउंस या वॉइस में कन्वर्ट करता है, बोल देता है। When the toggle key is turned on, the computer emits sound and then locking keys caps lock, ठीक है। यानी ये सब कीज हैं, क्या उसको बोलते हैं, टॉगल्स की कीज, जैसे कैप्स लॉक हो गया, नम लॉक हो गया, स्मॉल लॉक हो गया, इसके लिए हम लोग इसको प्रेस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। इन विच सिचुएशन ऑनलाइन शॉपिंग कुड बी यूजफुल, राइट एनी टू ई कॉमर्स वेबसाइट। Online shopping could be useful in situation when a customer does not have sufficient time to visit store, यानी कि उसके लिए बेनिफिशियली है जिनके पास टाइम नहीं है स्टोर को विजिट करने का। सेकेंड है विजिटिंग अ स्टोर इज मोर एक्सपेंसिव देन परचेजिंग अ प्रोडक्ट ऑनलाइन। ठीक है, जैसे अगर आपको मोस्टली क्या होता है कि जाएंगे आप स्टोर में, वहां पे विजिट करने का आपको चार्ज पे करना पड़ेगा, या मान लीजिए कि 10 किलोमीटर दूर आपका स्टोर है तो वहां पे आप जाएंगे आएंगे तो उसका पैसा आपको लगता है विजिटिंग का, तो वो पैसा बच जाएगा जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। तो टू टाइप्स ऑफ बोल रहा है, तो टू टाइप्स ऑफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वेबसाइट आर फ्लिपकार्ट, ईबे। ये कुछ ऑनलाइन शॉपिंग साइटें हैं जहां से चीजों को आप, प्रोडक्ट को आप परचेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ बोला गया कि 3 क्वेश्चन अटेंड करना है 5 में से। तो फर्स्ट यहाँ पे 70 है कि अंशिता इज प्रिपेयरिंग स्प्रेडशीट नोट फॉर द टर्म 1 एग्जाम, हेल्प हर टू राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। यानी कि इस पे जो है आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। कौन सा सिनेरियो है, गोल सीक है, सॉल्वर है एंड सब टोटल। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में मैक्सिमम आने के चांसेस। ओके, तो क्वेश्चंस यहाँ पे है फर्स्ट कि सिनेरियो क्या होता है। सिनेरियो इज अ टूल to test what if question. Each scenario is named and can be edited and formatted separately. जितने भी सिनेरियो के अंदर जो होती है आप किसी भी डेटा को एडिटेड या फॉर्मेट कर सकते हैं सेपरेटली। It is initial a safe set of cell value in your calculations. You can easily switch between these set using the navigation drop down list which can be base so inside the changing cell. यानी कि हर एक सेल के अंदर या वैल्यू को जाकर के आप उसको क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई या एडिट कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपको ये चीजें चेंज या मॉडिफाई करने के लिए वी हैव टू यूज कॉम्बो बॉक्स या ड्रॉप डाउन लिस्ट। गोल सीक की हम लोग बात करते हैं। गोल सीक में क्या होता है कि इट इज यूज टू कैलकुलेट अ रिजल्ट, रिजल्ट को कैलकुलेट करने के बेसिकली गोल सीक का इस्तेमाल करते हैं अपॉन एग्जिस्टिंग वैल्यू, यानी कि उसी वैल्यू के अंदर आप वैल्यू को रिजल्ट लेते हैं जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा हो। यूजिंग अ गोल सीक ऑन ऑप्शन अंडर द टूल्स मेनू, यानी कि टूल्स मेनू के अंदर ये ऑप्शन आपको अवेलेबल है। वी कैन डिस्कवर
what value will be produce the result that can be want, यानी कि क्या रिजल्ट प्रोड्यूस होगा, क्या आप चाहते हैं, ये सारे चीजें आप पहले से डिफाइन कर लेंगे तो वही चीजें आप वैल्यू में या रिजल्ट में पा सकते हैं। तो ये हमारा हो गया गोल सीक। सॉल्वर का मतलब यहाँ पे होता है कि इट इज अ मोर इलेबोरेटेड फॉर्म ऑफ गोल सीक, यानी गोल सीक का जो है थोड़ा सा इलेबोरेटेड फॉर्म है, यानी कि आप बोल सकते हैं कि गोल सीक थोड़ा छोटा है तो ये थोड़ा सा बड़ा है। द डिफरेंस इज दैट द सॉल्वर डील विथ इक्वेशन विथ मल्टीपल अननोन वेरिएबल्स, यानी जो सॉल्वर है ये डील करता है कि एक से ज्यादा अगर कॉलम हो तो उन कॉलम को जो है ये डील कर लेता है जिसमें आपके मल्टीपल्स वेरिएबल्स होते हैं। मल्टीपल वेरिएबल का मतलब मल्टीपल कंडीशन हो सकती है ना। लेकिन गोल सीक जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन पे वर्क करता है, मल्टीपल वेरिएबल्स पे नहीं करता। इट इज स्पेशली डिजाइन टू मिनिमाइज और मैक्सिमाइज द रिजल्ट अकॉर्डिंग टू सेट रूल्स दैट वी हैव डिफाइंड। ओके, यानी इसके अंदर बोल रहा है कि स्पेशली डिजाइन फॉर द मिनिमम एंड मैक्सिमम रिजल्ट अकॉर्डिंग टू सेट रूल्स, यानी कि मिनिमम और मैक्सिमम रिजल्ट जो है आप निकाल सकते हैं जो भी आप सेट या कंडीशन डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट है सब टोटल। सब टोटल इज अ फंक्शंस लिस्ट under the mathematics category when you use the function wizard insert functions. Because of its useless, the function has graphical interface. The subtotal total add data arranged in an array that can be a group or cell with label for the columns and row. Using the subtotal dialog box, you can select and the choose a statistical functions to apply to them. For efficiently, you can choose up to the 3 groups of the array and applying a function. सब टोटल का मतलब क्या होता है कि सब टोटल पहली बात की ये एक फार्मूला भी है, ठीक है, सॉरी एक फंक्शन भी है और एक ग्राफिकल इंटरफेस भी है, जिसमें सपोज इट मान के चलिए कि आपके पास ये टेबल है और इस टेबल में मान लीजिए कि आपके पास ये रोल नंबर है। जैसे मान लीजिए कि ये आपके पास टेबल है और इस टेबल में नाम है और यहाँ पे क्लास और यहाँ पे फीस है। तो इस क्लास वाले में क्लास 6 भी है, 7 भी है और 8 भी है ना। और यहाँ पे सारे बच्चों का जो है फीस स्ट्रक्चर भी है, फीस स्ट्रक्चर भी है यहाँ पे बच्चों का। तो इस फीस को आपको क्लास वाइज जोड़ना है। जैसे मान लीजिए क्लास 6 की फीस 200 है और क्लास 7 की जो है 300 है और 8 की 400 फीस है। तो हम चाहते हैं कि क्लास वाइज फीस ऐड हो जाए, यानी कि क्लास 6 में 2 बच्चे हैं तो 200 इंटू 2 बराबर 400 आ जाएगा। और 7 में मान के चलिए 2 बच्चे हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो है 2 से इंटू कर देगा तो पूरा का पूरा ग्रुप वाइज क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसको हम लोग सब टोटल बोलते हैं। अगर ये चीजें आपको प्रॉब्लम कर रही है तो प्रीवियस वीडियो में होगा, वीडियो में लिंक होगी डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, उसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि तन्मय is a class 10 student. He has a learn mail merge option for word processor, यानी कि word processor के लिए mail merge जो है ये learn करना चाहता है in this computer period, but he is confused with the few terms using the mail merge document. यानी कुछ terms हैं mail merge के जिससे वो उनको confusion है। Explain the following brief which help तन्मय better understanding द मेल मर्ज ऑप्शन। तो सबसे पहले आपको मेल मर्ज ऑप्शन में जो टर्म्स है, मर्ज फील्ड ये बताना है, डेटा सोर्स बताना है, मेन डॉक्यूमेंट बताना है और मेंशन द 2 टाइप्स ऑफ डेटा विच मेल मर्ज कैन बी अप्लाइड। मेल मर्ज फील्ड। फिर बोल रहा है कि वांट टू इंसर्ट इंफॉर्मेशन इनटू डेटा सोर्स द मेन डॉक्यूमेंट मर्ज द फील्ड अपीयर विद इन द दिस ब्रैकेट्स। तो अब एक एक टर्म्स को जो है यहाँ पे एक्सप्लेन करना। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डेटा सोर्स क्या होता है। डेटा सोर्स इज अ फाइल दैट कंटेन नेम एंड एड्रेस ऑफ द एनी अदर इंफॉर्मेशन दैट इज वेरी
ईच वर्जन ऑफ द मेल मर्ज डॉक्यूमेंट, यानी कि डाटा सोर्स वो चीजें है जो जिसमें आप एम्प्लॉय की चाहे स्टूडेंट के पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। जैसे अगर आपका मेल मर्ज का रिकॉर्ड अगर स्टूडेंट से बना रहा है तो स्टूडेंट के सारे कॉलम्स की लिस्ट उसमें होनी चाहिए, जैसे नेम हो गया, रोल नंबर हो गया, फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस, सिटी, पिन कोड, ये सब कुछ उसके अंदर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो उसको हम लोग बोलते हैं डेटा सोर्स। और इसको आप चाहो तो अलग फाइल में भी सेव कर सकते हो, आप सेपरेट फाइल में भी स्टोर कर सकते हो। दूसरा आता है मेन डॉक्यूमेंट। द मेन डॉक्यूमेंट इज द डॉक्यूमेंट विच कंटेन टेक्स्ट एंड द ग्राफिक्स, इट मे बी फॉर्म्ड और ऑफिशियल लेटर, यानी कि जो मेन डॉक्यूमेंट होता है ये आपका पूरा फॉर्मेट हो गया। फॉर्मेट का मतलब जैसे मान लीजिए कि अगर आप यहाँ पे एक लेटर बना रहे हैं ना, तो लेटर में ये आपका डॉक्यूमेंट होगा, यहाँ पे आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये सब टेक्स्ट लिखा हुआ है। यहाँ पे जो डेटा है ये मेल मर्ज से लेना आपको। तो जो डेटा आपको मेल मर्ज से लेना है, ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट है जो आपने पूरा फॉर्मेट बनाया है, ठीक है, रिज्यूम का, सीवी का, तो दिस फॉर्मेट आर नोन एज मेन डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट है कि टू टाइप्स ऑफ डेटा विच मेल मर्ज कैन बी अप्लाइड लेवल फॉर लेटर्स, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि टू टाइप्स के होते हैं। तो पहला कौन कौन सा होता है, फर्स्ट कल हम बात करते हैं। हाँ, कितने टाइप को बोला, तो 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना। एक लेबल होता है, एक लेटर्स होता है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग टेबल्स, ये हमारे यहाँ पे टेबल दी गई है और बोल रहा है इसमें कि हाउ मेनी फील्ड और रिकॉर्ड आर देयर इन सेल टेबल। सेल टेबल के अंदर पूछ रहा है टोटल कितने रिकॉर्ड हैं, ठीक है, सेल टेबल के अंदर रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड की अगर हम लोग बात करते हैं तो 1 रिकॉर्ड नंबर 1, 2, 3 एंड 4, तो 4 रिकॉर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि राइट द एसक्यूएल कमांड फॉर द फॉलोइंग, यानी कि एसक्यूएल कमांड आपको लिखना है, ठीक है। किसके लिए, डिस्प्ले सेल आईडी एंड प्राइस ऑफ ऑल प्रोडक्ट हुज डिस्काउंट इज मोर देन, तो इसकी जो क्वेरी हो जाएगी, सेकंड का क्वेरी है, सेलेक्ट सेल्स आईडी प्राइस वेयर सेल्स का मतलब टेबल का नाम, वेयर डिस्काउंट इज ग्रेटर देन 1000, यानी जिसका जो है डिस्काउंट 1000 हो उसकी पूरी लिस्ट आ जाए, तो उसका ये क्वेरी हमारे पास आ जाएगी। दूसरी क्वेरी क्या है कि डिस्प्ले द डिटेल अल्फाबेटिकली बाय प्रोडक्ट नेम, यानी प्रोडक्ट नेम के जितने आइटम हो उसको आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखना है। तो उसकी क्वेरी हो जाएगी सेलेक्ट एसटी फ्रॉम सेल्स ऑर्डर। उसके बाद बोल रहा है कि नेम ऑर्डर सेलेक्ट, यहाँ पे हो गया हमारा ऑर्डर, ठीक है। तो ये ऑर्डर से करने का मतलब ये हो जाएगा कि ऑर्डर में आ जाएगा सब कुछ, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे थर्ड की बात कर, डिस्प्ले द प्रोडक्ट नेम सेल्स प्राइस आफ्टर डिडक्टिंग द डिस्काउंट, यानी डिस्काउंट जो यहाँ हो गया है उसके बाद से जो अमाउंट बचा है उसके पूरी लिस्ट इसको चाहिए। तो उसके लिए क्वेरी हो जाएगी सेलेक्ट, उसके बाद हमारा प्रोडक्ट नेम प्राइस, उसके बाद माइनस डिस्काउंट फ्रॉम टेबल का नाम, तो ये क्वेरी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, योर फ्रेंड ओन अ केमिस्ट शॉप, ही नीड टू कीप रिकॉर्ड of the medicines with their ID, date of purchase, expiry date, price, database programs, यानी कि एक आदमी है, केमिस्ट है, और वो चाहता है कि कंप्यूटर के डेटाबेस में अपने सारे मेडिसिन के नाम, आईडी, परचेज आईडी, एक्सपायरी डेट, प्राइस वगैरह सब कुछ स्टोर करना चाहता है। बट ही डज नॉट हैव एनी नॉलेज अबाउट द डेटाबेस, लेकिन उसके पास डेटाबेस से कोई नॉलेज नहीं है। एक्सप्लेन हिम द फॉलोइंग गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द डेटाबेस कॉन्सेप्ट, है ना। तो अब उसके बारे में आपको समझाना है कि डेटाबेस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे वर्क करता है। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज डीबीएमएस, एक्सप्लेन ब्रीफली। तो सबसे पहले समझते हैं कि डेटाबेस क्या है। तो डेटाबेस इज अ सॉफ्टवेयर पैकेज विथ द कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कंट्रोल एंड क्रिएट, मेंटेन एंड यूज द डेटाबेस, यानी डीबीएमएस क्या है, एक सॉफ्टवेयर पैकेज है जिसका काम क्या होता है कि सारे डेटा को, प्रोग्राम्स को, डेटाबेस को क्रिएट करना, मेंटेन करना, अपडेट करना, सारा प्रोसेस ये करता हमारा डीबीएमएस पैकेज। इट अलाउ ऑर्गेनाइजेशन टू कन्वेंटली डेवलप डेटाबेस फॉर द वेरियस एप्लीकेशंस, यानी इसका इस्तेमाल करके जो है आप अलग अलग एप्लीकेशन पे अपने डेटाबेस को इजीली क्रिएट, मेंटेन कर सकते हैं।
तो दो डेटाबेस की बात कर रहा है, एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, उसके बाद ये बात कर रहा है कि माई एक्सक्यूएल, उसके बाद ओपन ऑफिस बेस। आईडी फील्ड कैन बी सूटेड फॉर द प्राइमरी की। दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन 5वां पूछ रहा है कि प्राइमरी की क्या होती है। तो प्राइमरी की हमारी क्या होती है, एक ऐसी की होती है जिससे हर एक डेटा के रिकॉर्ड को यूनिकली हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और दूसरा यहाँ पूछ रहा है कि इट इज पॉसिबल टू मेक मोर देन वन फील्ड एज अ प्राइमरी की इन योर टेबल, यस या नो, जस्टिफाइड इफ अदर। यानी पूछ रहा है कि क्या आप बना सकते हैं, तो हाँ आप बना सकते हैं, तो उसको हम लोग कंपोजिट की बोलते हैं। यू कैन मेक मोर देन वन कॉलम एज अ प्राइमरी की इन अ टेबल एंड इट इज नोन एज अ कंपोजिट की। कंपोजिट की का मतलब ये है कि आप एक के अलावा 2-3 कॉलम को मिला करके भी प्राइमरी की बना सकते हैं, लेकिन ऐसे प्राइमरी की जिसको बनाते हैं उसको प्राइमरी की ना बोल करके उसको कंपोजिट प्राइमरी की बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 की हम लोग बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है कि विक्की इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, ही यूज्ड टू गेट वर्क बेस्ड ऑन इंटरनेट सर्फिंग बट he does not aware about the internet and its technology. Being a friend, Vicky help him to find the answer the following question. यानी इसके अलावा जो है ये पूछ रहा है कि विकी की हेल्प कैसे होगी, और उसके बेस पे क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट डू यू मीन बाय द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी क्या होती है इसके बारे में बताना है। दूसरा बताना है कि एक्सप्लेन करना है आपको WAP एंड W3 and mention any two advantage of networking and what is blog and mention any two online blogs। तो इस क्वेश्चन का आंसर देना। सबसे पहले देखते हैं कि what is internet is which all computers have to be equally status is called peer-to-peer network, whereas a computer have a special dedicated task provided by another computer is called network। इज कॉल्ड क्लाइंट एंड सर्वर नेटवर्क। यानी कि मान के चलिए कि यहाँ पे कंप्यूटर है और ये मेन सर्वर है और इससे बहुत सारे क्लाइंट एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो दिस इज कॉल्ड अ सर्वर, दिस इज कॉल्ड क्लाइंट, है ना। दूसरा पूछ रहा है कि एक्सपेंड द फॉलोइंग्स, यानी कि WAP का जो फुल फॉर्म है वो है वायरलेस एक्सेस पॉइंट। WW3 का मतलब हो गया वर्ल्ड वाइड वेब। एडवांटेज ऑफ नेटवर्किंग की बात करते हैं तो सबसे पहला एडवांटेज, अगर ये नेटवर्क हमने बनाया है तो ये बनाने का एडवांटेज ये होगा कि जो डेटा सर्वर पे होगा उसको सारे क्लाइंट एक्सेस कर सकते हैं। ओके, अगर यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास एक प्रिंटर है और प्रिंटर इस सर्वर से कनेक्ट है, तो इस सर्वर से जितने क्लाइंट कनेक्टेड हैं, ये तीनों क्लाइंट कनेक्टेड हैं, अगर तीनों को प्रिंटर की जरूरत होगी तो जब वो प्रिंट करेंगे तो इस प्रिंटर पे प्रिंट आउट आ जाएगा और यहाँ से वो ले सकते हैं। तो सबसे पहले पूछ रहे हैं कि अगर नेटवर्क आप बनाते हैं तो सबसे पहला एडवांटेज होता है कि डेटा को आप शेयर कर सकते हैं। डेटा को शेयर का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए कि कोई डेटा अगर इस सर्वर पे है तो सारे क्लाइंट उस डेटा को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। फाइल ट्रांसफर मतलब कोई डेटा अगर आपके इस यहाँ पे है तो यहाँ से आप ट्रांसफर करके सारे क्लाइंट को दे सकते हैं इजीली। हार्डवेयर शेयरिंग का मतलब ये होगा, जैसे हमने बताया कि ये प्रिंटर है, ये जो है हमारे सामने ये प्रिंटर है, तो इस प्रिंटर से कनेक्टेड जितने भी क्लाइंट होंगे वो सभी इस प्रिंटर को एक्सेस कर पाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे हार्डवेयर को भी शेयर कर सकते हैं। हार्डवेयर शेयर के बाद हम लोग बात करते हैं इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग, यानी कि अगर इंटरनेट का कनेक्शन इस सर्वर पे दिया गया है, अगर यहाँ पे अगर इंटरनेट चल रहा है, ठीक है, तो अगर यहाँ पे इंटरनेट चल रहा है तो सारे क्लाइंट में इंटरनेट चलेगा, जो क्लाइंट इस सर्वर से जुड़ा हुआ है, तो आप इंटरनेट को भी शेयर कर सकते। नेक्स्ट यहाँ पूछ रहा है कि ब्लॉग के बारे में पूछ रहा है। तो ब्लॉग इज अ डिस्कशन स्टाइल साइट यूज्ड टू नॉन टेक्निकल एंड टेक्निकल यूजर्स फॉर क्रिएटिंग पर्सनल वेब पेज, ब्लॉग और सिमिलर टू ऑनलाइन पर्सनल डायरी एंड सिंपल यूज। The advantage of offline blog is to create first and later publish and content when इस एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन इज अवेलेबल। यानी कि बोल रहा है कि जो कंटेंट अगर आप ऑफलाइन ऑनलाइन ब्लॉग में अगर आप लिखें, ऑफलाइन ब्लॉग का मतलब ये होता है कि आप ऑफलाइन लिख सकते हैं, जब इंटरनेट अवेलेबल होगा तो वो इंटरनेट पे ऑटोमेटिकली पब्लिश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 21 है, लेकिन दिस इज फॉर ओनली विजिबल इंप्रूवमेंट स्टूडेंट के लिए। यहाँ पे पूछ रहा है कि डिफाइन करिए कि सॉर्टिंग क्या होती है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होती है, और मेनी टू मेनी रिलेशनशिप क्या होता है, और फॉरेन कीज क्या होती है।
तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कि व्हाट इज सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब होता है कोई डेटा हमारे पास अवेलेबल है, उस डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग चेंज कर सकते हैं। रेफरेंस इंटीग्रिटी का मतलब ये होता है कि इंटीग्रिटी इज यूज्ड टू मेंटेन द एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ द डेटा इन रिलेशनशिप। यानी किसी भी टेबल में इंटीग्रिटी का मतलब ये होता है कि उसके अंदर जो डेटा है वो कितना एक्यूरेट है, कितना सही है। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि उस डेटा का कोई रिपीटेशंस नहीं है, तो वो इसका मतलब होगा कि डेटा हमारा इंटीग्रिटी है। इन द बेस डेटा कैन बी लिंक बिटवीन द टू और मोर टेबल्स। यानी इसमें क्या होता है कि जो लिंक होता है डेटा एक या एक से ज्यादा टेबल से क्या होता है वो लिंक होता है विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी की एंड फॉरेन की। द कांस्टेंट द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी हेल्प टू अवॉइड। यानी जो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी है वो हेल्प करती है, क्या हेल्प करती है, एडिंग अ रिकॉर्ड टू रिलेटेड टेबल्स। यानी किसी भी पर्टिकुलर टेबल से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन ऐड करना है तो वो हेल्प करती है चीजें करने में। देयर इज नो एसोसिएटेड रिकॉर्ड अवेलेबल इन द प्राइमरी कीज। चेंज वैल्यू इन अ प्राइमरी की इफ एनी डिपेंडेंट रिकॉर्ड कैन बी एसोसिएटेड इन अ टेबल्स। बोला है डिलीट रिकॉर्ड फ्रॉम प्राइमरी की टेबल। यानी कि आप किसी भी टेबल के रिकॉर्ड को आप डिलीट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी की से रिलेटेड। मेनी टू मेनी रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, इन द रिलेशनशिप द नो टेबल हैज अ प्राइमरी की कॉलम्स इट्स असाइंड दैट ऑल द कॉलम इन प्राइमरी की टेबल आर एसोसिएटेड विद ऑल द कॉलम टू एसोसिएटेड टेबल। यानी कि बोल ये रहा है कि अगर दो टेबल आपके पास में फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, इन द गिवन टेबल्स एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट देयर इज नो प्राइमरी। यानी बोला है कि दो टेबल है जिसमें एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट है लेकिन इसमें कोई प्राइमरी की नहीं है। बोला है कि फॉरेन कीज आइडेंटिफाई अ कॉलम टू सेट कॉलम इन वन रिफरेंसिंग टेबल्स। यानी कि अगर आप कोई ऐसा टेबल है जिसमें आपने फॉरेन की बनाया हुआ तो एक दूसरा टेबल बना सकते हैं दैट रिफर्स अ कॉलम टू सेट द अनदर रेफरेंस टेबल्स। यानी कि अगर रेफरेंस टेबल दी गई है तो दूसरा टेबल बना सकते हैं और उसमें रेफरेंस दे सकते हैं प्राइमरी की का। इन वन साइड इन अ रिलेशन इज ऑलवेज पेरेंट एंड प्रोवाइड प्राइमरी की एट्रीब्यूट टू कॉपी एंड साइड रिलेशन ऑलवेज चाइल्ड विथ पी के एट्रीब्यूट। यानी बोल ये रहा है आपको कि मेनी टू मेनी रिलेशनशिप का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे मान लीजिए कि एम्प्लॉय है और यहाँ पे मान लीजिए कि ये है हमारा डिपार्टमेंट। तो इसका जो है मान के चलिए कि अगर मेनी टू मेनी है तो डिपार्टमेंट का रिलेशन जो है किससे किससे हो सकता है, द डिपार्टमेंट का रिलेशन एम्प्लॉय से भी होगा और एम्प्लॉय का जो है इससे भी होगा और एम्प्लॉय का जो है वो सेल्स से भी इसका मतलब रिलेशन होगा। तो एक दूसरे के साथ क्या होगा, मेनी टू मेनी रिलेशन हो रहा है। जैसे अगर हम डिपार्टमेंट की बात करें तो डिपार्टमेंट का रिलेशन एम्प्लॉय से होगा और एम्प्लॉय का रिलेशन एम्प्लॉय से होगा। तो एक दूसरे से क्या है ये रिलेशन पॉसिबल है, ठीक है। तो मल्टीपल अगर रिलेशन बन रहा है तो दिस इज कॉल्ड एम टू एम रिलेशन। तो जहां पे एम टू एम रिलेशन होता है तो वहां पे टेबल्स हमारे एसोसिएटेड होती है प्राइमरी एंड फॉरेन की से। अगर आपको वीडियो पसंद हो तो आप यहाँ पे टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको फ्री में पीडीएफ नोट्स वगैरह सारी चीजें अवेलेबल है। थैंक्स, हैव अ नाइस डे। अगर आपको वीडियो पसंद हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।